फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वीक में जो है बायो साइंस के ऊपर और CHN के ऊपर जो है काम चल रहा है, मतलब क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जो कल है हम लोग इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स के बारे में क्वेश्चन देखे थे, उसका जो है PDF आप लोग को भी मिल जाएगा वहीं पे। और ये जो डेली क्लास चलता है सबका PDF आपको वहीं पे rmnursing.blogspot.com पर मिल जाएगा। चाहे आप वीडियो पर आइए या नहीं आइए, जाकर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। क्लास के बाद वहाँ पे डल जाता है। तो आज का वीडियो जो हम लिए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 2 सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। एक तो है डिस्क्राइब द वाटर प्यूरिफिकेशन एट डोमेस्टिक लेवल, मतलब घरेलू स्तर पर जो है जो जल है उसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे, विस्तार पूर्वक समझाने के लिए पूछेगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा 5 नंबर में कि घरेलू स्तर पर जल का शुद्धिकरण के बारे में। और दूसरा जो प्रश्न है वो है बैग टेक्निक के ऊपर। बैग टेक्निक क्या होता है, 5 नंबर में आपसे जो है पूछेगा कि बैग टेक्निक के बारे में बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं घरेलू स्तर पर जो जल है उसको शुद्धिकरण कैसे कैसे जो है उसको किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन एट डोमेस्टिक लेवल। चलिए घरेलू स्तर पर जल शुद्धिकरण जो है, घरेलू स्तर पर जल शुद्धिकरण के लिए निम्न विधियां हैं। अब चूंकि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जो घरेलू स्तर पर जो विधियां होगा वो निम्न प्रकार से होगा। और पहले भी हम लोग जानते थे कि जो कीटाणुनाशन है वो क्या करता है, कीटाणुनाशन 2 प्रकार, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल मीन्स जिसमें फिजिकल विधि द्वारा होता हो, जैसे गर्म करके हो, ऑटोक्लेव हो, पाश्चुराइजेशन हो, उसके बाद था आपका उबालना हो, गर्म करना हो। गर्म करना एक शुष्क था, एक मतलब एकदम शुष्क था और एक आर्द्र था, तो ये फिजिकल हो जाएगा। केमिकल में जितने सारे केमिकल है उसके थ्रू जो है कीटाणुनाशन किया जाता था, जैसे फॉर्मल्डिहाइड गैस, क्लोरीन गैस, डिओडेंट मतलब सुगंधित जो चीज़ें होता है उससे। तो ये सब चीज़ें था। बट हम लोग यहाँ पे जल का शुद्धिकरण देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जल के शुद्धिकरण में सेंट डाल देंगे, डिओड्रेंट डाल देंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो जो यूजफुल है केमिकल में और जो घरेलू स्तर पर जो उपयोगी हो सकता है जो फिजिकल स्तर पे, उसको जो है हमको लिखना है। तो जैसे देखिए बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या हो जाएगा, फिजिकल मेथड हो जाएगा। केमिकल मेथड में कौन सा होगा, बॉइलिंग एक प्रकार से फिजिकल मेथड है जिसमें कोई बिना कोई केमिकल का यूज किए हुए उबाल के जो है क्या करते हैं हम, जब जल को उबालते हैं तो उसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो पीने योग्य होता है। तो ये बॉइलिंग हो जाता है। बॉइलिंग में 5 से 10 मिनट ही उबालने पर जो है उसमें का सूक्ष्म जीवाणु मर जाता है। दूसरा है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जैसे आपका क्लोरीन का गोली हो गया। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो है आपका रासायनिक पदार्थ है जिसको हम लोग देखेंगे, उसके थ्रू जल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है घरेलू फिल्टर। अब घरेलू फिल्टर में आप लोग देखते होइएगा कि RO फिल्टर लगा होता है, अलग अलग जो फिल्टर है कंपनी है वो सब फिल्टर घरेलू स्तर पर लगा होता है साफ़ करने के लिए। तो इसको जो है हम लोग 3 स्टेप में आप लोग को अगर पूछ देगा कि जल का शुद्धिकरण जो है घरेलू स्तर पर कैसे करेंगे, तो एक तो है उबालना, दूसरा है रासायनिक पदार्थ, तीसरा है घरेलू फिल्टर। बस इसको याद रखिए, बहुत आसान है। चलिए उबालना को देखते हैं। देखिए उबालना, पानी को उबालकर शुद्धिकरण करना, यह अत्यंत ही प्राचीन व सस्ती विधि है। देखिए जल को उबालकर जो गर्म करने का जो विधि है ना, बहुत लंबे अरसों से चला आ रहा है। जब केमिकल का निर्माण नहीं हुआ था, जब खोज नहीं हुआ था, तो लोग पानी को जो है गर्म करके ही क्या करते थे, पीते थे। और यह सबसे प्राचीन जो है शुद्धिकरण का एक रूप है। जल में उपस्थित बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट करने के लिए उससे उबाल बिंदु पर 5 से 10 मिनट तक उबालना चाहिए। देखिए आप जितना भी पानी गर्म कर रहे हो, पानी का क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना समय लेगा। तो कम से कम जो है 5 से 10 मिनट तक जो है उबालना चाहिए। उसके उबाल बिंदु पर, मतलब जितना भी हीट हो उतना पर जो है 5 से 10 मिनट पर जो है उबालना चाहिए, ताकि जो है उसमें का जो भी बैक्टीरिया, जो भी सूक्ष्म जीवाणु हो वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पानी को उबालने से उसमें से ठोस तत्व, धातु और खनिज पदार्थ नहीं निकलते हैं। पानी को उबालने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेपित होने से अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है। अब देखिए जो जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो होता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कारण अस्थायी जो कठोरता होता है पानी में, तो ये होता ये है कि जब जल को हम उबालते हैं तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होता है, ऊपर अवक्षेप के रूप में क्या होता है, वो आ जाता है, पूर्ण जल से निकल के ऊपर जो है ये आ जाता है। और जैसे ही ये आ जाता है तो ये क्या होता है, जल को मृदु बना देता है। मतलब क्या है, जल को कोमल सॉफ्ट बना देता है और कठोरता जो होता है वो दूर हो जाता है। उबालने से कुछ रसायन भी पानी में भाप बनकर निकल जाते हैं। जल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए उसे कम सक्रिय मुंह वाले बर्तन में उबालना चाहिए।
चाहिए और उस बर्तन में ही उबालना चाहिए जिसमें पानी को संग्रह करके रखना है। इससे पानी की शुद्धता बनी रहती है। देखिए ये ओवरऑल यही कह रहा है उबालना में कि उबालना एक प्राचीन विधि है जो बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। जब रसायन तत्वों का पदार्थों का खोज नहीं था जल शुद्धिकरण के लिए और विधि का, तब उबालना ही सर्वोत्तम उपयोग था। इससे जो है जितना भी उबालना था तो 5 से 10 मिनट जो है इसको उबालते हैं उबाल बिंदु पर, हीट पॉइंट पर, जहाँ पे उसमें उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पानी जो है क्या होता है, पीने योग्य होता है। बाकी जो उसमें का जो ठोस होता है, जो खनिज पदार्थ होता है, उबालने से बाहर नहीं जाता है। बट ये चीज़ें याद रखिएगा कि उसमें जो भी अस्थायी कठोरता होता है, मान गए जो ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी में हल्का न हल्का अस्थायी कठोरता होता ही है। जैसे ही उसको आप उबाल दीजिएगा तो पानी मृदु हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, अस्थायी कठोरता दूर हो जाता है। अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। जब पानी मृदु हो जाता है गर्म करने से तो जो है इसको अब जहाँ भी आप रखें स्टोर करें तो आपको ये चाहिए कि उसी बर्तन में इसका उपयोग करें उबालने के लिए जिस बर्तन से दूसरे बर्तन में नहीं रखना है। उसी बर्तन में उबाले और उसी बर्तन में रहे ताकि जो है इसका स्वच्छता बना रहे। और ऐसे बर्तन में मतलब हम उबालें जिसमें जो मुहाना हो बर्तन का वो कम छोटा हो, जिससे जो है पानी का स्वच्छता जो है ज़्यादा भाप बन के उससे बाहर ना निकले, क्योंकि जो पानी में जो कुछ रसायन होते हैं वो भाप बन के निकल जाते हैं जब गर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और उबालना एक सर्वोत्तम विधि है जो कि हम लोग घरेलू स्तर पर कर सकते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए सबसे पहले रासायनिक पदार्थों में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन पदार्थ है। ब्लीचिंग पाउडर है, उसके बाद एक क्लोरीन की गोलियां होगा, एक होगा क्या चीज़, देखिए एक हो गया ब्लीचिंग हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। देखिए दूसरा है फिटकिरी है, ध्यान रखिएगा फिटकिरी द्वारा है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा भी घरेलू स्तर पर पानी को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्लोरीन की गोलियाँ और उसके बाद है आयोडीन, उसके बाद है परचलोलोर। और तो ये देखिए आपको यहाँ पे 6 दिया गया है। आयोडीन है, क्लोरीन की गोली है, उसके बाद है आपका क्या चीज़ ब्लीचिंग है, फिटकिरी है, उसके बाद आपका एक और है क्या चीज़ पोटेशियम परमैंगनेट है और उसके बाद जो है उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है। तो आपको इतना बस याद रखना है कि कितना मात्रा जो है कब मिला है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। राजस्थान में क्वेश्चन ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि 20 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए कितनी गोलियाँ की मात्रा क्लोरीन का मिलाया जाएगा। सेम क्वेश्चन ए वाला लाइन जो है, ए वाला सेम क्वेश्चन उठा के ऑब्जेक्टिव में वहाँ पूछ दिया था कि पिछले साल 20-21 वाले सेशन के लिए कि क्लोरीन की गोलियां के जो है 20 लीटर पानी को साफ़ करने में ये दिया था कि 0.5 ग्राम गोली से कितने लीटर पानी को शुद्ध किया जा सकता है। उसमें ऑप्शन था 20, 10, 40 और 100, इतना ऑप्शन था। तो 0.5 ग्राम गोली से 20 लीटर के आसपास जो है पानी को रोगाणुमुक्त हो सकता है। और क्लोरीन की बाजार जो है, क्लोरीन की जो गोलियां है बाज़ार में उपलब्ध है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आयोडीन होगा कैसे, अब देखिए आयोडीन का एक रोगाणुनाशक है। अब आप किसी भी चीज़ पर रख दीजिए नमक को तो नमक उसको क्या करता है, गलाने लगता है। वह एक मजबूत होता है, इसका जो संरचना होता है आयोडीन का काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए यह जो है आप किसी भी मतलब ऐसे चीज़ों पर रखें जहाँ पे सेंसिटिव हो तो उसको ये गला देता है। घरों में सामान्यतः जल शुद्धिकरण के लिए आयोडीन का उपयोग नहीं किया जाता है। 1 लीटर जल को शुद्ध करने के लिए 2 बूंद इथेनॉल के साथ मिश्रण जल में डाला जाता है। यह जल शुद्धिकरण की एक महंगी विधि है। देखिए आयोडीन भी एक जो है क्या है, जल शुद्धिकरण का रासायनिक विधि ही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयोडीन होता है NaCl, साधारण नमक ये होता है। अब इसका जो है आई होता है आयोडीन का, तो यह भी एक रासायनिक ही यौगिक है। अब ऐसे में होता है कि इसके द्वारा जो शुद्ध करने का विधि है घर में नहीं किया जाता है। क्या घर में आप इसको पानी में नमक मिला के पीते हैं शुद्ध करके? ऐसा तो होता नहीं है। तो ये बड़े बड़े पैमाने पर अलग से किया जाता है, यह महंगा विधि होता है। इस आयोडीन के साथ में जो है इथेनॉल मिलाया जाता है। तो 1 लीटर अगर जल को शुद्ध करना होगा तो उसमें आयोडीन के साथ 2 बूंद इथेनॉल रखा जाता है, तब जाके शुद्ध किया जाता है। अगर सिर्फ आयोडीन से करेगा तो क्या होगा, पानी नमकीन हो जाएगा। तो इसलिए 2 बूंद उसमें इथेनॉल का मिश्रण डाला जाता है और इसीलिए यह एक महंगी विधि है। तो आयोडीन को भी समझ गए। चलिए
ये हो गया। उसके बाद जो है परचलोरोन एक कैल्शियम का यौगिक होता है जिसमें 65 से 70% क्लोरीन पाई जाती है। 1 लीटर पानी के शुद्धिकरण के लिए 1 ग्राम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की आवश्यकता होती है। देखिए परचलोरोन के बारे में पूछेगा, परचलोरोन के बारे में पूछेगा तो लिखिएगा कि 1 लीटर पानी को शुद्ध करने में 1 ग्राम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की आवश्यकता होती है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड 1 लीटर में 1 ग्राम की आवश्यकता होती है। और ये जो परचलोन होता है कैल्शियम का एक यौगिक है जिसमें 65 से 70% क्लोरीन ही पाया जाता है, जिसका नाम क्या है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम है, जिसमें 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की आवश्यकता होती है। और परचलोन क्या है, परचलोन जो है एक कैल्शियम का ही एक यौगिक है जिसमें लगभग 65 से 70% क्लोरीन पाया जाता है, जिसका नाम क्या है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 1 लीटर में 1 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो परचलोन भी एक क्या है, रासायनिक विधि है जो कैल्शियम का यौगिक है। समझ गए? चलिए, ये हो गया आयोडीन समझ लिए, क्लोरीन भी समझ लिए। अब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किसी समय इसका उपयोग किया जाता था, किंतु अन्य आधुनिक विधियों के आने से अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके मुख्य कारण है इनमें से पानी का स्वच्छ, इससे पानी स्वच्छ होता है, जीवाणु रहित नहीं। मतलब पानी इससे स्वच्छ हो जाता था, गंदे पानी ही स्वच्छ करता था, लेकिन जीवाणु रहित नहीं होता था, मतलब उसमें से सूक्ष्म जीव को नहीं मारता था। ठीक है, ये पानी का रंग, गंध व स्वाद बदल देता था। मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट था ये क्या करता था कि इससे पानी तो स्वच्छ हो जाता था, साफ हो जाता था, बट जो उसमें का जो सूक्ष्म जीव होते थे वो नहीं मर पाता था। उसके बाद ये पानी का रंग और गंध और स्वाद सबको बदल देता था। इसलिए जो है जब इसका आधुनिक बाजार में आधुनिक टेक्निक सब या इसके जगह पर और सारे प्रयोग आने लगे, विधियाँ आने लगे, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है धीरे धीरे प्रयोग इसका जो है बंद हो गया। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। समझ गए? चलिए, एक है फिटकिरी। फिटकिरी क्या है? देखिए, फिटकिरी भी क्या किया जाता है कि फिटकिरी रोगाणुनाशक नहीं होता है, यह केवल पानी के गंदेपन को दूर करता है। एक बात तो समझ लीजिए कि जो फिटकिरी होता है ये फिटकिरी पानी के रोगाणुनाशन नहीं करता है। किसके समान? तो ये भी पोटेशियम परमैंगनेट के समान ही होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट भी यह रोगाणुनाशन नहीं करता था, कीटाणु रहित नहीं करता था, और फिटकिरी भी जो है रोगाणुनाशन नहीं करता है, और जो है ये क्या करता है, ये सिर्फ गंदेपन को दूर करता है, पानी को क्लीन करता है। तो फिटकिरी का यही काम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब हम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें जल के शुद्धिकरण के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो चूने के साथ क्लोरीन गैस के मिलाने से बनता है। जल को शुद्ध करने के लिए 6.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है और इसे 1 घंटे बाद इसका उपयोग में लेना चाहिए। अधिक गंदे पानी में ब्लीचिंग पाउडर द्वारा शुद्धिकरण प्रभावी विधि नहीं है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है कि जो है यह क्लोरीन और चूना का मिला हुआ मिश्रण होता है, यौगिक है, तो ये होता है सफ़ेद रंग के होता है, और यह जल शुद्धिकरण के लिए जो है 6.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को जो है क्या करते हैं 1 लीटर पानी में मिलाते हैं, और 1 घंटा बाद जब उसे हम उपयोग में लाते हैं तो जो गंदा चीज़ होता है वो तल में बैठ जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, नीचे बैठा देता है उसको, और बाकी जो फ्रेश होता है पानी होता है। बट ये जो है प्रभावी तकनीक नहीं है पानी को शुद्ध करने के लिए। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो हम लोगों ने रासायनिक पदार्थों में क्या क्या देखा? ब्लीचिंग पाउडर देखा, क्लोरीन के गोली देखा, परचलोरोन देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? फिटकिरी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? पोटेशियम परमैंगनेट ने हम लोगों ने देखा, और क्लोरीन की गोलियां देखा, आयोडीन देखा हम लोगों ने, परचलोन देखा। तो ये सब रासायनिक विधि है, और रासायनिक विधि में इतना सारा पॉइंट था, इसको आप लोग को जितना जैसे लगेगा लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत आसानी से हमने समझा दिया। अब घरेलू विधि को हम लोग देखते हैं कि घरेलू फिल्टर जो है क्या काम करता है, कैसे काम करता है। यह पीने के पानी को घरेलू फिल्टर से शुद्ध किया जाता था। यह पहले पीने के पानी को घरेलू फिल्टर से शुद्ध किया जाता था, जिसके लिए देखिए वर्कफील्ड फिल्टर का प्रयोग किया जाता था। यह एक फिल्टर है जिसके बीच में एक नली होता है जिसे कैंडल कहा जाता है। इसमें लाखों छिद्र होते हैं। ये छिद्र जीवाणु व अशुद्धियों को रोक लेता है। अधिक गंदे हानिकारक विषाणु वाले पानी को रोकने में ये असमर्थ होता है।
पानी की गंदगी कैंडल में जम जाने के कारण छिद्र अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिए कैंडल को सप्ताह में एक बार बहते हुए नल के नीचे ब्रश की सहायता से साफ करना चाहिए, जिससे उसमें जमी अशुद्धियाँ निकल जाता है। देखिए ये तो यहाँ पे जो घरेलू फिल्टर बता रहा है, ये तो आरओ फिल्टर जो है ये सब नहीं है, बट काम उसी तरीक़ा से ये भी करता है जिस प्रकार से अभी आरओ फिल्टर काम करता है। आरओ में भी क्या होता है, एक कैंडल लगा होता है, एक गोलाकार कैंडल लगा होता है। एक कैंडल क्या करता है, जैसे बेलनाकार कैंडल उसमें भी लगा होता है, और अभी का जो ये फिल्टर घरेलू फिल्टर है उसमें भी लगा होता था। तो ये क्या होता था कि इसमें जो है बहुत सारे लाखों छिद्र होता था। अब जब पानी इस कैंडल में आता था तो क्या करता था, एक कैंडल जो है अपने होकर जो है पानी को शुद्ध करता था, और जो गंदगी कैंडल में जो सूक्ष्म जीवे या जो भी होता था वो इसमें अटक जाता है, इसके अंदर छिद्रों में फंस जाता है, और जो फ्रेश पानी होता है वो बाहर निकलता है। आरओ में यही टेक्निक होता है, समझ रहे हैं ना। तो आरओ में जो है हमेशा ये 1 सप्ताह 2 सप्ताह पे है, यूज के हिसाब से जो इसका कैंडल होता है ये चेंज होते रहता है। तो आप लोग जो भी आरओ की यूज करते हैं उनको पता होगा कि इसमें का कैंडल जो है अधिक गंदे होने के कारण इसका छिद्र बंद हो जाता है, फिर पानी को ये फिल्टर नहीं कर पाता है, तो फिर जो है हम दूसरा इसको चेंज करते हैं। तो ये हो जाता है घरेलू फिल्टर, समझ गए। चलिए, तो पहले कौन सा उपयोग होता था, वर्क फील्ड फिल्टर का उपयोग होता था। मतलब पहले जो है वर्क फील्ड फिल्टर, पहले जो है शुद्धिकरण के लिए घरेलू फिल्टर के रूप में वर्क फील्ड फिल्टर का उपयोग होता था, जो बहुत पहले होता था। और ये जो इसमें लाखों छिद्र होता था, इसमें एक कैंडल लगा होता था, जिस प्रकार से अभी आरओ में एक कैंडल लगा रहता, उसी प्रकार से वर्क फील्ड फिल्टर में भी एक कैंडल लगा होता था। उस कैंडल में लाखों छिद्र होते थे, और उस लाखों छिद्र में जब पानी जाता था उस कैंडल में, तो लाखों छिद्र जो है क्या करता था, अशुद्धियाँ के जीवाणुओं को रोक लेता था, और जो है हानिकारक विषाणु वाले पानी को यह रोकने में असमर्थ होता था। मीन्स ये जो वर्क फील्ड फिल्टर था ये हानिकारक दूषित पानी को जो है ये साफ रोकने में क्या था, असमर्थ था। बट अब जो आरओ टेक्निक आया है, ये आरओ टेक्निक अब विषाणु मतलब विषाणु वाले भी पानी को क्या करता है, हानिकारक विषाणु वाले पानी को भी यह क्या करता है, फ्रेश करता है। तो यही बदलाव हुआ है वर्क फील्ड फिल्टर में और आरओ में, जो अभी यूज लोग बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो बाकी हम लोग समझ गए यहाँ पे। चलिए हम लोग मिलते हैं, अब देखते हैं बैग टेक्निक के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए बैग तकनीक क्या होता है, बैग तकनीक क्या है, बैग तकनीक का उपयोग का स्पष्ट कीजिए कि बैग तकनीक का उपयोग कहाँ होगा, ये है क्या। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है 5 नंबर में पूछेगा कि बैग तकनीक के बारे में बताइए, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बैग तकनीक क्या है। बैग टेक्निक, बैग चमड़े, कैनवास तथा हल्की धातुओं का बना हुआ होता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल बैग होता है ना, जो पहले के समय में देखते होइएगा कुछ साल पहले से जो घरेलू डॉक्टर होता था वो जो है अपने साथ एक बैग लेकर चलता था, चमड़ा का बैग। उसमें जो है बहुत सारे इलाज करने के लिए, फर्स्ट एड के लिए सामान रखा जाता था, है ना। कैंची हो गया, सीजर हो गया, टेप हो गया, दवाई हो गया, कुछ बहुत सारे चीज़ों को लेकर चलते थे, टेप हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसमें लेकर चलते हैं। उसी प्रकार से बैग तकनीक जो है यह एक चमड़े का, कैनवास और हल्की धातु का बना हुआ होता है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स गृह मुलाकात के समय अपने साथ रखती है। जिससे क्या करती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य जो नर्स होती है वह गृह मुलाकात करते समय, होम विजिटिंग करते समय अपने साथ रखती है, तथा परिवार में आवश्यकता अनुसार नर्सिंग सेवा में इसमें रखे उपकरणों का इस्तेमाल करती है। देखिए बैग तकनीक सीधा समझिए कि बैग तकनीक एक बैग ही है, जिसमें होता यह है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वो अपने साथ जो है इस बैग को लेकर जाती है। कब, होम विजिट करते समय, गृह मुलाकात करते समय, कि कब किस परिवार को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए तो उस बैग में रखे हुए उपकरणों का उपयोग किया जा सके, उसमें का रखे हुए सामानों का उपयोग जो है उनके आवश्यक सेवाओं को लिए किया जा सके। इसलिए अपने साथ जो है चमड़े का बना हुआ, कैनवास और हल्की धातुओं के बने हुए बैग को लेकर जाती है, और यही जो है बैग तकनीक होता है। समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसका जो है हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि दिया है। बैग कैनवास चमड़ा या हल्की धातु का बना होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जो बैग होना चाहिए हल्का होना चाहिए, बिल्कुल भारी नहीं होना चाहिए कि ढोते जो है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो उसका थक ही जाए शरीर। तो ये हल्का होना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल हो ले जाने में।
और वो कैनवास चमड़े का होना चाहिए, ठीक है। यह वजन में हल्का होना चाहिए ताकि कंधे पर लटका कर देर तक गृह मुलाकात करने में आसानी हो। मैंने वही बताया कि यह हल्का हो, जिससे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो उन्हें गृह मुलाकात करने में कोई परेशानी, कोई थकावट ना हो और आसानी से जो है इधर से उधर ले जाया जा सके, इसलिए वजन में हल्का हो, ठीक है। चलिए, तीसरा है कि बैग के अंदर रखा हुआ सामान जीवाणु मुक्त होना चाहिए तथा बैग के बाहरी ओर नोटबुक, नाप का फीता, अखबार या प्लास्टिक शीट, तौलिया, साबुन दानी में साबुन, नाखून ब्रश रखने के लिए जो है नाखून ब्रश रखने के लिए बैग से बाहर जेबें रखनी चाहिए। अब चूँकि जो बैग होता है, बैग में तो हर एक सामान नहीं आ सकता है, तो बैग के बाहर एक पॉकेट होना चाहिए, एक जेब होना चाहिए, जिस जेब में जो है आप विभिन्न तरीके के नोटबुक, जिसमें आप प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे कि क्या क्या आप दिए हैं पेशेंट को, नाप का फीता मतलब फीता रखना चाहिए, अखबार या प्लास्टिक शीट रखना चाहिए, तौलिया, साबुनदानी में साबुन, नाखून ब्रश, ये सब जो है ये बाहरी जो बैग का पॉकेट होगा, जेब होगा, उसमें रखना चाहिए ताकि ये सब एक्स्ट्रा यूजेज के सामाने हैं, यूज में आए तो इसका यूज पड़े तो हम आसानी से यूज कर सके, ठीक है, समझ गए। तो ये लिखिएगा। तो ये हो गया आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, मतलब जो बैग टेक्निक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो चीज़ देख लिए। अब इसका बैग टेक्निक का उपयोग देखते हैं, यूज ऑफ बैग टेक्निक, ठीक है। चलिए इसका बैग टेक्निक का उपयोग देखते हैं। तो चलिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा बैग का उपयोग अनेक घरों में करना पड़ता है, अतः जो है यथासंभव इसे साफ रखने का प्रयत्न करें। मतलब हम लोग बैग तकनीक के उपयोग में हम लोग ये जरूर लिखेंगे कि जो गृह मुलाकात करेगी नर्स, तो एक समय में बहुत सारे घर में जाएगी गृह मुलाकात करने परिवार के साथ। तो अब ऐसे में जो बैग होगा वो संक्रमित होने का चांसेस रहेगा कि हर एक घर में जाए, पता नहीं कौन घर कैसा है, तो उसे साफ करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है, साफ रहे। पहला है, सर्वप्रथम अखबार या प्लास्टिक की शीट को साफ तथा समतल जगह पर फैला लेना चाहिए। अखबार के 4 भागों में अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एक हिस्से में बैग को रखना चाहिए तथा दूसरे हिस्से में साबुनदानी, तौलिया, पेन, डायरी आदि चीज़ें रखनी चाहिए। तीसरे हिस्से में नर्सिंग सेवा में उपयोग होने वाली कीटाणु मुक्त उपकरण निकाल कर रखने चाहिए तथा चौथे भाग में उपयोग हुए उपकरण व वस्तुओं को रखना चाहिए। देखिए, ये यही कह रहा है कि सबसे पहले कहीं भी हम बैग लेकर जाएंगे गृह मुलाकात करने, अगर हम किसी को सेवा देंगे, किसी को ट्रीटमेंट करेंगे, तो वहाँ पे जो हम लोग ऊपर देखे हैं कि जो है अखबार होनी चाहिए या जो है सीट होनी चाहिए प्लास्टिक का। तो ये जो अखबार या जो प्लास्टिक का सीट होगा, इसको जो यहीं किसी मान गया किसी हम परिवार के पास गए, उससे ट्रीटमेंट हमको देख रेख करना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास जो बैग के बाहरी जो पॉकेट है उसमें जो रखे अखबार है या प्लास्टिक का जो सीट है, चादर है, उसको क्या करेंगे 4 भागों में कर लेंगे। 4 भागों में 4 जगहों पर रखेंगे और चारों जगह पर एक जगह पर बैग को उस पर रख देंगे। नॉर्मली सामान रखने के लिए उपयोग में अखबार या प्लास्टिक सीट आएगा, जिसमें हम यूज करेंगे वो सामान रखा जाएगा। यूज करने से पहले उस पर रखेंगे, बैग को रख देंगे, सब सामान निकाल के उस पर अलग अलग रखते हैं हिसाब से। तो यही सर्वप्रथम ये काम होगा, ठीक है। चलिए, मैं यही बता रहा था कि जो बैग खोलने से पहले बैग के बाहरी जेब में रखे हुए साबुन के हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। देखिए, अब बैग खोलने से पहले सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो बैग के बाहरी जो पॉकेट है, जो बाहरी जेब है, उसमें जो हमने साबुन रखा है, उस साबुन से जो है हाथ को अच्छी तरह से साफ कर ले, तो जो है हम लोग सामान उसमें से निकालें, ठीक है। तीसरा उपयोग है होता है इसका कि बैग से आवश्यक वस्तुओं को ही बाहर निकालना चाहिए। अब जो चीज़ें वहाँ पर हमको आवश्यक पड़े, किसी पेशेंट को मान गए बुखार है, तो बुखार से संबंधित ही इक्विपमेंट निकालेंगे, जैसे थर्मामीटर, कोल्ड एक्सपोजिंग की ज़रूरत होगा तो कोल्ड एक्सपोजिंग के लिए कॉटे निकालेंगे, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ देंगे, दर्द है तो एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे, तो ये सब जो है एंटीबायोटिक देंगे। तो ये सब जो है चीज़ें निकालेंगे और बाकी की चीज़ें जो होगा उस बैग में ही होगा। तो ये जो आवश्यक हो वही बाहर निकालना चाहिए बैग से। आवश्यक नर्सिंग सेवा के बाद उपयोग किए हुए उपकरण को धोकर बैग में रखना चाहिए, अगर संभव है तो उन्हें उबाल कर रखना चाहिए। देखिए, ये कहा गया है कि जब उपयोग हो जाए सामान, जब सेवा उस परिवार को या उस व्यक्ति को ख़त्म हो जाए देना काम, तो क्या करे, जब सामान सबको बैग में रखने चले तो सबसे पहले उसको साफ़ कर ले, धो ले, अगर संभव हो तो उसे उबाल भी ले। तो ये जो है संभव नहीं होता है कि आप जाइएगा किसी के घर में इलाज करने और आप उसको उबाल के कहिएगा कि सामान को लाइए गर्म पानी करके, तो ये संभव नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 5वां है, गंदी ड्रेसिंग हो तो उसे जला देना चाहिए। अब कोई ड्रेसिंग वाला है, कोई कटा फटा पेशेंट है, घाव वाला, उसको ड्रेसिंग की आवश्यकता है, ड्रेसिंग किए तो जो गंदी ड्रेसिंग निकलेगा उससे उसको क्या करेंगे, जला देंगे, समझ रहे हैं, जिससे संक्रमण ना फैलेगा।
छठा है उपयोग किए गए अखबार को मोड़कर बैग के बाहरी पॉकेट में रखना चाहिए। अब जो बैग अखबार होगा उस अखबार को हम लोग फेंकेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें और जगह पे उपयोग तो करना होगा ना, नीचे में बिछाने के लिए समतल पे। तो जो है उस बैग अखबार को मोड़कर बैग के जो बाहरी पॉकेट है उसमें रख लेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्या चीज़? इस बैग का उपयोग, बैग टेक्निक का उपयोग जो है इन सारी चीज़ों में करते हैं। तो समझ गए होंगे कि बैग में एक बाहरी पॉकेट होता है और एक बैग अंदर में जो सामान सब रखा होता है। बाहरी में नॉर्मल चीज़ें जैसे अखबार वगैरह, प्लास्टिक शीट होता है, साबुनदानी, नेल ब्रश, नाखून ब्रश, ये सब जो होता है ये बाहरी पैकेट में होता है साफ़ सफाई के लिए। तो ये होता है अंदर जो आवश्यक वस्तु होता है वो होता है। तो ये सब समझ गए। चलिए मिलते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग बड़ी आसानी से देखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।